अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। मैं देख रहा था कि एक दो स्टूडेंट्स ने मीटिंग की रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले अपनी अटेंडेंस मार्क की है। काइंडली अटेंडेंस तब मार्क किया करें जब आपको मीटिंग की रिकॉर्डिंग जो है वो नज़र आ रही हो कि मीटिंग रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। अदरवाइज आपको आइडिया तो है कि मैं अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दूंगा अगर मुझे कोई ये कहेगा कि सर मैं प्रेजेंट था, लेकिन जाहिर है उसमें फिर थोड़ा सा डिले आ जाता है। दूसरा, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त मौजूद हैं और सीआरस को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने एक्सेल शीट अटेंडेंस की ऑनलाइन की हुई है उसमें मैंने मेजर अपडेट्स कर दी हैं। माइनर अपडेट्स मैंने अभी तक नहीं की हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा उसे दोबारा किसी टाइम पे ब्राउज कर लें और कॉलम डी के अंदर कमेंट करें। अदर देन कॉलम डी कमेंट ना करें, वो फिर मुझे मैनेजरियल उसमें प्रॉब्लम होती है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि किसी ने मुझे ईमेल की हुई है, कोई जो है वो कमेंट कर रहा है। तो इट्स मच बेटर कि आपके नाम और रोल नंबर के सामने कॉलम डी नजर आ रहा है, वहीं पे आपका कमेंट है, तो मैं वहीं से पिक करके उसको आसानी से मैनेज कर लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम मल्टी डायमेंशनल एरेज और टू डायमेंशनल एरेज जो थे उन्हें कवर कर रहे थे। तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड को लेते हुए दोबारा वापस आते हैं। मल्टी डायमेंशनल डेटा, इसमें हमने सबसे पहले एरेज को एक्सप्लोर किया था। व्हाट द एरेज आर। एरेज आर बेसिकली वन डायमेंशनल और सिंपली एरेज। इसके बाद फिर हमने टू डायमेंशनल एरेज को जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि द डेक्लेरेशन टाइम हम साइज को दो दफा बताते हैं। ये फर्स्ट डायमेंशन का साइज होता है, ये सेकंड डायमेंशन का साइज होता है। ठीक है, और वो डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड होता है। ऐसी एरे जो है ये कॉन्सेप्चुअली एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स मौजूद होते हैं, और हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो उस एरे के हैं उनको एक्सेस करने के लिए दो इंडिसेस स्पेसिफाई करते हैं, और वो दो इंडिसेस जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ द रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, या फर्स्ट डायमेंशन का इंडेक्स और सेकंड डायमेंशन का इंडेक्स हम स्पेसिफाई करते सर आप प्रेजेंट नहीं कर रहे। हैं। शुक्रिया। मुझे शुरू करने से पहले ही लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या मिस किया। सो लेट्स स्टार्ट, रीस्टार्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मल्टी डायमेंशनल एरेज को कवर किया था, या मल्टी डायमेंशनल डेटा का टॉपिक जो था उसे स्टार्ट किया था। एरेज, ये आप सबको पता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती हैं, और जब एरे को डिक्लेयर किया जाता है तो उसका सिंटेक्स ये होता है कि साथ कलेक्शन का साइज बता दिया जाता है, और इंडिविजुअल वैल्यूज जो उस कलेक्शन में मौजूद होती हैं जिसका नाम सिंपली एरे का नाम होता है, उसको रेस्पेक्टिव इंडेक्स देके हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल डेटा जो है या टू डायमेंशनल एरेज जो है ये बिल्कुल वन डायमेंशनल एरेज की एक्सटेंशन है कि जब हम एक टू डायमेंशनल एरे बनाएंगे तो हम डिक्लेयर करते हुए उसके दो साइजेस देंगे। पहला साइज फर्स्ट डायमेंशन का होगा, दूसरा साइज सेकंड डायमेंशन का होगा। लाइक हियर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, कि फर्स्ट डायमेंशन में क्या है और सेकंड डायमेंशन में क्या है। टिपिकली ऐसी एरे जो टू डायमेंशनल होती है उसमें जब हम उसको एट द एंड एक्सेस करते हैं तो फिर हम इंडिसेस भी दो ही स्पेसिफाई करते हैं टू एक्सेस इट, और टू डायमेंशनल एरे जो है वो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली इट इज अ रेक्टेंगुलर डेटा अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ rows and columns of values like a matrix। हम जब रेक्टेंगुलर डेटा को या मैट्रिक्स को एक्सेस करते हैं, डिक्लेरेशन करते हुए दो साइज बताएंगे और एक्सेस करते हुए दो इंडिसेस बताएंगे। ठीक है, प्रोसेस करते हुए हम आम तौर पर दो नेस्टेड लूप्स यूज करते हैं,
ठीक है। ये नेस्टेड लूप्स जो हैं, इनमें से आउटर लूप रोज और कॉलम को रिप्रेजेंट कर सकता है, इवन आउटर लूप कॉलम्स और इनर लूप्स जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर सकता है। बट यू शुड बी वेरी केयरफुल हेयर कि आपने जो फर्स्ट इंडेक्स स्पेसिफाई करना है व्हेन एक्सेसिंग एन एलिमेंट ऑफ द एरे, दैट शुड नॉट बी फ्रॉम द आउटर लूप, दैट शुड बी फॉर द फर्स्ट डायमेंशन। वो लूप चाहे बाहर लगा हुआ है चाहे अंदर लगा हुआ है, इससे कतई नजर जब आपने एरे का इंडेक्स स्पेसिफाई करना है तो फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट डायमेंशन से रिलेटेड होगा, सेकंड इंडेक्स सेकंड डायमेंशन से रिलेटेड होगा, एंड सो ऑन। तो यह इसके बाद जो हमारा रेक्टेंगुलर डेटा है ये बेसिकली इन मेमोरी तो ये लीनियर फॉर्म में ही अरेंज होता है। वो लीनियर फॉर्म में पहले हम एक रो स्पेसिफाई कर देते हैं, फिर दूसरी रो उसके फौरन बाद स्पेसिफाई कर दी जाती है, फिर तीसरी रो उसके फौरन बाद स्पेसिफाई कर दी जाती है। ऐसी सूरत में जब हम अरेंजमेंट करते हैं एक टू डायमेंशनल डेटा की इन अ लीनियर फॉर्म, तो ये रो मेजर अरेंजमेंट कहलाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इस टू डायमेंशनल डेटा को स्टोर करते हुए पहले कॉलम स्टोर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम स्टोर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम स्टोर करते हैं, एंड सो ऑन। तो ऐसी अरेंजमेंट जो है वो आमतौर पर कॉलम मेजर अरेंजमेंट कहलाती है रेक्टेंगुलर डेटा की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये डिसाइड करती है डिपेंडिंग अपॉन द यूज के कॉलम मेजर ऑर्डरिंग करनी है या रो मेजर ऑर्डरिंग करनी है। बेसिकली अगर आपने आमतौर पर कॉलम्स को इकट्ठा प्रोसेस करना हो, वन बाय वन एक एक करके कॉलम प्रोसेस करने हो, तो कॉलम मेजर ऑर्डर सूट करता है, अदरवाइज रो मेजर ऑर्डर सूट करता है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरनली रो मेजर ऑर्डर में डेटा को अरेंज करता है। बीइंग अ हाई लेवल प्रोग्रामर इसकी हमें कोई इतनी जरूरत नहीं है कि रो मेजर में हो रहा है या कॉलम मेजर में हो रहा है। हम तो दो इंडिसेस स्पेसिफाई करेंगे, फर्स्ट फॉर फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड फॉर सेकंड डायमेंशन, तो हमें अप्रोप्रिएट एलिमेंट पे पड़ा हुआ डेटा एक्सेस हो जाएगा। लेकिन बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्चुअली एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। बिहाइंड द सीन आपकी मेमोरी जो है वो लीनियर है और उसने लीनियर मेमोरी के ऊपर मैप होना है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा के ऊपर। मल्टी डायमेंशनल मीन कि टू डायमेंशन से ज्यादा हम डेटा स्पेसिफाई कर सके। सो टू डायमेंशन से ज्यादा डेटा स्पेसिफाई करने के लिए जस्ट हमारी ये एक्सटेंशन हो जाएगी फ्रॉम 2 to 3 डायमेंशंस। जब हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, जिस तरह हम फर्स्ट डायमेंशन में एक एरे डिक्लेयर करते हैं, ये यहां पर मैंने उस एरे को डिक्लेयर किया है, तो हम उसका जस्ट एक साइज बताते हैं। जब हम टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं तो हम दो साइजेस स्पेसिफाई कर देते हैं, फर्स्ट डायमेंशन का साइज अलग और सेकंड डायमेंशन का साइज अलग। सिमिलरली अगर हम एक थ्री डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करेंगे तो हम उसके तीन साइजेस बना देंगे, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन एंड थर्ड डायमेंशन। अब थर्ड डायमेंशन को आप विजुअलाइज ना करें, इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करें, यूज करें कि इसमें तीन डायमेंशंस हैं। अगर आप इसको रेक्टेंगुलर या टेबल के ऊपर या एक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली पेपर विच इज अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा। ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस आप सिर्फ ये समझें कि एरे में तीन डायमेंशन और इवन हायर डायमेंशंस जो हैं वो हो सकती हैं, जैसा कि इस एरे के अंदर 4 डायमेंशंस हैं। ठीक है। अब जब वन डायमेंशनल डेटा होता है तो वन डायमेंशनल डेटा को एक्सेस करने के लिए हमने अगर ith एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो हम यूं कर लेते हैं, एक इंडेक्स स्पेसिफाई करके। इन टू डायमेंशनल हमें दो इंडेक्स बताने पड़ेंगे कि ith I1 और I2 फर्स्ट डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन के इंडेक्सेस हैं। इसी तरह जब हम थ्री डायमेंशनल डेटा पे जाएंगे तो हमें तीन इंडेक्स बताने पड़ेंगे, चार डायमेंशन में जाएंगे तो चार बताने पड़ेंगे। सिर्फ दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फर्स्ट इंडेक्स और ये सेकंड डायमेंशन का इंडेक्स होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड डायमेंशन का इंडेक्स होगा। एंड सिमिलरली हेयर आपने डायमेंशन और इंडेक्सेस अकॉर्डिंगली रखने। ठीक है। इसके बाद
इसी चीज को हम 4 डायमेंशन से और आगे जनरलाइज करके मल्टी डायमेंशनल या एन डायमेंशनल डेटा भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ इसको थोड़ा सा हम ज्यादा बेहतर कर लेते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट में यहां और वाजे करता जाऊं कि 1 डायमेंशनल एरे जो है वो इटसेल्फ एक लीनियर एरे होती है और हमारा मेमोरी एलिमेंट भी लीनियर होता है, तो इसलिए उसकी मैपिंग जो है वो डायरेक्ट हो जाती है। जो हमारी 2 डायमेंशनल एरे है उसमें हम कॉन्सेप्चुअली उसे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर एज्यूम करते हैं, तो उसका जो I1 और I2 इंडिसेस के ऊपर पड़ा हुआ एक एलिमेंट है, अगर हम उसको ढूंढना चाहें कि उसकी लीनियर एरे में कौन सी लोकेशन है, तो उसमें हम बेसिकली ये करेंगे कि जो लास्ट इंडेक्स है I2 उसको फर्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट डायमेंशन के साइज का मल्टीप्लाई कर, तो हमें उसका लीनियर जो इंडेक्स है वो मिल जाए। इसी तरह अगर हम 3 डायमेंशन में जाएं तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उसमें हम ऐड करेंगे सेकंड इंडेक्स को उस डायमेंशन की साइज के साथ मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट इंडेक्स को उसके साइज के साथ मल्टीप्लाई करके जब सम अप करेंगे तो हमें लीनियर इंडेक्स मिल जाएगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आगे एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है, यहां से हम मैपिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल डाटा। समटाइम्स इन 2 डायमेंशंस हम ट्रायंगुलर की बात भी करते हैं कि हम जो मैट्रिक्स है वो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर वी हैव टू मेक इट अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लाइक दैट। ठीक है, कि अब इसके अंदर ये वाला एरिया जो है ये मिस्ड है, जबकि हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है ट्रायंगल की शक्ल में है। समटाइम्स ये ट्रायंगल जो है वो यूं भी हो सकती है, समटाइम्स ये ट्रायंगल जो है वो यूं भी हो सकती है। बहरहाल ऐसे जो हमारे मल्टी डायमेंशनल डेटा है उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं कि हम जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर ही जाएं, हम किसी डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर को भी एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा हैवी टॉपिक है। ठीक है, मैं बोर्ड पे स्विच करता हूं और इसको थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट करने की वहां पे कोशिश करता हूं। देखें 1D आपने लिखा int A5, कॉन्सेप्चुअली आपके पास एक A एरे बनी जिसमें 0 से लेके 4 तक इंडिसेस थे, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर मेमोरी को समझें तो मेमोरी लीनियर है, उस मेमोरी में 20 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगी बिकॉज A is an array of integers and every integer is of 4 बाइट्स। तो ये 4 बाइट्स के 5 इंटीजर्स डिक्लेयर होंगे। ये वाला इंटीजर यहां पर होगा, ये वाला इंटीजर यहां होगा, ये इंटीजर यहां होगा, ये इंटीजर यहां होगा और ये इंटीजर यहां होगा। ये मेमोरी जो है ये किसी और पर्पस के लिए यूज हो रही है। जो एरे के लिए एलोकेटेड मेमोरी है वो ये वाली है। ठीक है, so this is what this is memory, this is conceptual array। so linear mapping है। अगर ये एड्रेस 22 है तो ये वाला एरे का एड्रेस 26 होगा, ये वाला एरे का एड्रेस 30 होगा, ये वाला एड्रेस 34 होगा और ये वाला एड्रेस 38 होगा। लीनियर एरे मेमोरी में उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉन्टिजियस लोकेशंस के ऊपर होते हैं। एक एरे जब एक दफा डिक्लेयर की जाती है यूजिंग दिस सिंटैक्स तो वो मेमोरी में एडजेसेंट लोकेशंस के ऊपर, कॉन्टिजियस लोकेशन के ऊपर
जितना उसका साइज होता है विच इज डेफिनेटली 20 बाइट्स, वो एलोकेट कर लेता है। और डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप ऑफ द एरे, हर एलिमेंट जो है उसको इंडिविजुअल बाइट्स मिल जाती हैं। मगर ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि एरे कॉन्टिजियस लोकेशंस के ऊपर हमेशा डिक्लेयर होती है, इकट्ठी डिक्लेयर होती है। तो दिस इज वन डायमेंशनल एरे। अब टू डायमेंशनल एरे पे आते हैं। ठीक है जी, 2D में क्या होगा? 2D में आप लेट्स अज्यूम के ऐसे लिखेंगे कि शॉर्ट विच इज द डेटा टाइप T3 2। ठीक है, तो इससे ये जो T एरे है ये एक ऐसी एरे बनेगी जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ये T एरे है, ये इसके 2D इंडेसेस हैं। आपने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप उसका 2D इंडेक्स बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे T ऑफ 2 विच इज द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट डायमेंशन फॉलोड बाय दिस वन विच इज दिस वन। अगर आपने इसे एक्सेस करना है तो आप 0 1 लिखेंगे। अगर आपने इसे एक्सेस करना है तो आप पहले वाले को एक्सेस करने के लिए 1 0 लिखेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए आप 0 1 लिखेंगे। नो, ये तो हो गया कि एरे एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और वो हमारे लिए यही है कि हम एक 2 डायमेंशनल उसे एज्यूम करें, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर एज्यूम करें और 2 इंडेसेस की मदद से उसे एक्सेस करें। लेकिन मेमोरी में क्या होगा? और मेमोरी से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इसको की अगर लीनियर अरेंजमेंट होगी तो वो कैसी होगी। ठीक है, इसमें बेसिकली अगर मैं इसे रो मेजर ऑर्डर में कंसीडर करूं तो ये इसकी पहली रो है, ये इसकी दूसरी रो है और ये इसकी तीसरी रो है। तो अब अगर मैं पहली रो यहां बना लूं, उसके बाद दूसरी रो बना लूं और उसके बाद तीसरी रो यूं करके बना लूं, तो एक्चुअली रो मेजर ऑर्डर में ये जो एरे है वो यूं मैप हो जाएगी। इनमें से ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है और ये सेकंड इंडेक्स पे है। और इन इंडिविजुअल लीनियर एलिमेंट्स में से ये 0 1 है, ये 0 1 है और ये 0 1 है। ये मैंने एग्जैक्टली वही चीज आपको मैप कर दी है। अगर मैं इसको कंसीडर करूं कि 2D एरे 1D एरे में कैसे है, तो बेसिकली 2D एरे इज एन एरे ऑफ एरेज। लेट मी हाईलाइट हियर कि इट इज T is an array of 3 arrays of size 2 each. Let me repeat. T is an array of arrays of size 2 each. ठीक है, हम जब भी एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे के नाम के फौरन बाद उसका साइज बता देते हैं। तो ये हमने एरे का साइज बता दिया। अब इस डिक्लेरेशन में जो रेस्ट है वो डेटा टाइप है। सो टी इज एन एरे ऑफ शॉर्ट एरेज ऑफ साइज 2। और टी एरे में कितने डिफरेंट वैल्यूज हैं? 3 है। हर जो उनमें से है वो इटसेल्फ एक एरे है। तो उसको अगर हम 2D में कंसीडर करें, कॉन्सेप्चुलाइज करें, तो वो यूं कॉन्सेप्चुलाइज होगा। उसको 1D में या लीनियर कंसीडरेशन करें तो वो यूं कंसीडरेशन होगी। बहरहाल यहां तक आपको थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुलाइज करना चाहिए कि 2D इज नथिंग बट एन एरे ऑफ एरेज। अब ये जो एरे है वो 3 साइज की है।
तो वो मैंने यहां आपको स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है कि ये उसका जो 3 साइज की एरे है वो बेसिकली 0, 1 और 2 इंडेसिस के साथ एक्सेस हो जाएगी, जो कि ये वाले इंडेसिस हैं जिनको मैं डिफरेंट जगह के ऊपर हाईलाइट कर चुका हूं। अब सिंस ये एरे इटसेल्फ एरे ऑफ एरेज है, तो उसके अपने इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे दूसरा इंडेक्स देना होगा। जब मैं लिखूंगा ए ऑफ 1, तो मुझे ये पोर्शन मिलेगा विच इज इटसेल्फ एन एरे, और जब मैं उसके साथ लिखूंगा 0 तो उसमें से मुझे ये मिल जाएगा, और अगर मैं उसके साथ 0 की बजाय 1 लिखूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, और इवन अगर मैं इसके साथ 2 लिखूंगा तो हो सकता है मुझे नेक्स्ट मिल जाए, मगर वो मुझे लिखना नहीं चाहिए, बट मिल सकता है अगर मैं इस फ्लो में चलता जाऊं और इवन ऑनवर्ड, तो मुझे ये 2 लिखना नहीं चाहिए, बट अगर मैं लिखूंगा तो मुझे मिल सकता है, एंड इवन यू कैन ट्राई, आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही लेके चलें। ये स्टूडेंट, जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो गई है। अब आगे इसको लेके चलते हैं कि मेमोरी के अंदर इसकी कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी। तो मेमोरी के अंदर अब जब हमने एक 2D स्ट्रक्चर को 1D स्ट्रक्चर बना ही लिया है, तो फिर मेमोरी में तो कोई हमारे पास मसला रहता ही नहीं है। इफ दिस इज द मेमोरी, उसमें शॉर्ट हर वैल्यू 2 बाइट्स लेगी, टोटल 6 सेल्स हैं, सो 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है वो बेसिकली ये होगी। ठीक है, हर एक इंडिविजुअली 2 बाइट्स होंगे, उनमें से ये यहां पे मैप होगा, ये यहां पे मैप होगा, ये यहां पे मैप हो जाएगा, ये इधर मैप हो जाएगा, ये इधर मैप हो जाएगा, और ये इधर मैप हो जाएगा। अब इन 12 बाइट्स को जब हम एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है, जब इन 12 बाइट्स को एक्सेस कर रहे होंगे तो हम जो एड्रेस बताएंगे वो 2 डायमेंशनल एड्रेस बताएंगे। फर्स्ट डायमेंशन जो है वो रेजोल्यूशन इनकी करेगा, और सेकंड डायमेंशन इनके बीच में से उनकी रेजोल्यूशन कर लेगा। सो ये तो डायरेक्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैपिंग हो गई। लेकिन ये जो मैपिंग है एक 2 डायमेंशनल एड्रेस की 1 डायमेंशनल एड्रेस के ऊपर, वो जिस फॉर्मूले से होनी है वो वाला फार्मूला मैंने उधर आपको स्लाइड्स पे दिखाया है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इस फार्मूले से मैपिंग होनी है। ठीक है, फाइन। अभी इस स्ट्रक्चर को आप ये देखें कि अगर मैं इस 2D स्ट्रक्चर में जो कि टॉप राइट साइड पे बना हुआ है उसको रो ऑर्डर में 1 बाय 1 फिल करना शुरू करूं, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये तरतीब में मैंने लिख दिया है। जैसी भी एरे होगी उसमें ऐसी ही तरतीब हम लिखेंगे कि पहले पहली रो को 0, 1, 2, 3 कर देंगे, जब पहली रो खत्म हो जाएगी तो दूसरी रो पे आएंगे, ऑनवर्ड उसको फिल कर देंगे, और ऑनवर्ड। सो ये जो इंडिसेस है वो बेसिकली इन सेल्स के लीनियर इंडिसेस हैं। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में रो साइज क्या है? रो साइज जो है वो बेसिकली कॉलम काउंट के बराबर है, विच इज 2। जब हम एक 2D स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशनल इंडेक्स को 1 डायमेंशनल इंडेक्स पे मैप करते हैं, तो हम जो एंड वाला इंडेक्स होता है, लेट मी से कि इसका जो इंडेक्स है वो है 20,
ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है 2 0। तो बेसिकली इस 0 में मैं ऐड कर दूंगा, इस 0 में मैं ऐड कर दूंगा ये वाला इंडेक्स, बट आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद रो साइज। एंड व्हाट रो साइज इज? In this example, it is 2. So 2 into 2 plus 0 is 4, और आपको यहां पर नजर भी आ रहा है कि ये 4 है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई भी और मैपिंग कर लें, किसी भी और तरह का 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर ले लें, ये फार्मूला आपका वैलिड होगा कि हम फर्स्ट इंडेक्स को उसके साइज के साथ मल्टीप्लाई करें, उसमें नेक्स्ट इंडेक्स ऐड करें, उसको उसके साइज के साथ मल्टीप्लाई करें, प्रोवाइडेड कि फर्स्ट इंडेक्स उसमें से निकल गया है, एंड सो ऑन एंड तक पहुंच जाएं, तो हमारे पास ये मैपिंग बन जाएगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एक और स्ट्रक्चर ले लें जो थोड़ा सा उसकी निस्बत बड़ा हो या डिफरेंट हो। अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम 2D में विजुअलाइज करें तो इसमें 4 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। तो जब भी इसको डिक्लेयर किया गया होगा, फर्स्ट डायमेंशन का साइज 4 दिया गया होगा, सेकंड डायमेंशन का साइज 6 दिया गया होगा। ठीक है, तो इट इज बेसिकली 4 into 6 साइज एरे। नाउ अगर मैं इस सेल को एक्सेस करना चाह रहा हूं तो मुझे 2D इंडेक्स कौन सा स्पेसिफाई करना है? ये वाला और ये वाला, और यही मुझे करना भी चाहिए। लेकिन इसकी जो लीनियर मैपिंग है, लीनियर मैपिंग में ये जो एरे है उसमें पहले ये पहली रो पड़ी हुई है, ये रो 1 है, फिर ये रो 2 है, फिर ये रो 3 है, और उसके बाद ये रो 4 है, और हर रो में 6 कॉलम्स हैं। अब अगर मैं यहां से शुरू हो जाऊं, इसको इंडेक्स लगाना 0 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका इंडेक्स आता है 13। नेचुरली उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये इंडेक्सेस होंगे। तो जो इंडेक्स 2 1 है इन एन एरे ऑफ साइज 4 into 6, अगर मैं उसे रो मेजर ऑर्डर में 1D में कंसीडर करूं तो वो इंडेक्स आता है 13। ये 13 कैसे आ रहा है? ये 13 इस तरह आ रहा है कि मैं इस 1 में ऐड कर रहा हूं 2 into 6। Now what this 6 is? The row size, the dimension of the next column, इनिशियल जो हमारी है उसकी डायमेंशन का जो साइज है। ठीक है, तो रो साइज या नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं किसी भी और लोकेशन पे जाके उसका इंडेक्स फाइंड करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये मेरे पास 3rd रो में और 4th कॉलम में मौजूद है। तो मैं 4 + 3 into 6 लिखूंगा, तो 3 into 6 18 + 4 22 आंसर आएगा। तो इससे मेरे पास एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर में मैप हो जाएगा। ठीक है, जिसमें
ये इंडिसेस रोज के होंगे और हर एक के ये इंडिसेस कॉलम के होंगे, लेकिन अगर मैं इसको लीनियर कंसीडर करूंगा तो ये यूं आ जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि डिपेंड्स अपॉन द डेटा टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो एक इंडिविजुअल सेल है वो कितनी बाइट्स लेगा वो भी डिसाइड हो जाएगा। अगर ये डबल्स की एरे होगी तो एक सेल 8 बाइट ले रहा होगा, अगर ये चार्ज की एरे होगी तो एक सेल 1 बाइट ले रहा होगा, अगर ये स्ट्रक्ट किसी की बाइट होगी तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर हर सेल उतनी बाइट्स ले रहा होगा। तो ये है मैपिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हल्का सा मैं आइडिया देना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है विच इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और मैं लेट्स अज्यूम कि उसे डिक्लेयर यूं करता हूं कि इंट th243, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अब अगर मैं पुरानी बात करूं तो th इज एन एरे ऑफ साइज 2। व्हाट th इज? th is an array of size 2. What type of that array is? The type of the array is a 2-dimensional array of size 4/3. तो बेसिकली दो एरेस ऑफ साइज 4/3 बनेगी। ये मैंने दो एरेस बना दी जिसमें से इसका इंडेक्स 0 है और इसका इंडेक्स 1 है। मैंने एक एरे ऑफ 2D एरे बना दी। अब ये 2D एरे जो है वो मैंने ऑलरेडी अभी आपको डिस्कस की है, उसके अंदर तो कोई डाउट है नहीं हमें कि 2D एरे क्या होती है। वो बेसिकली 1D एरेस की एरे होती है। तो ये जो 4/3 है ये बेसिकली एक एरे ऑफ साइज 4 है, और किस टाइप का? 3 साइज एरे का, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आ गया। तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे समझ लिया वो अपनी जगह है। ये जो मैंने नीचे इंडिसेस लिखे हैं ये 3rd डायमेंशन के इंडिसेस हैं जो इनफैक्ट सबसे पहले आई है, ठीक है। अब अगर हम इसकी लीनियर मैपिंग करते हैं तो सबसे पहले लीनियर मैपिंग में ये पूरी चीज मैप होगी, ठीक है। जब हम मेमोरी में इसकी मैपिंग करेंगे तो मेरे पास दो पोर्शंस आएंगे, ये 0 और 1। ये वाला यहां मैप हो जाएगा और ये वाला यहां मैप हो जाएगा। अब ये इंडिपेंडेंटली क्या चीजें हैं, ठीक है। ये 4 इसके पोर्शन बनेंगे और इसके भी 4 ही पोर्शन बनेंगे। नेक्स्ट, इन चारों के अपने अपने 3-3 पोर्शंस बन रहे होंगे। तो ये पूरा जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर के ऊपर मैप हो जाएगा। अब आगे आते हैं कि अगर मुझे इस सेल की वैल्यू एक्सेस करनी है, ये बेसिकली इसका जो 3D इंडेक्स है वो 3D इंडेक्स में सबसे पहले हम लिखेंगे 1 विच इज दिस वन, उसके बाद लिखेंगे 2 विच इज दिस वन, और उसके बाद लिखेंगे 2 विच इज दिस वन। ये वाला 1, ये 2 और ये 2। अब इसकी लीनियर मैपिंग कैसे बनती है? लीनियर मैपिंग हम शुरू हो जाते हैं यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 20 हमें कैसे हासिल करना है? इस 2 को तो हम
डायरेक्टली लिख देते हैं, ये वाला 2, इस पर इस 2 को इसके साइज के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। टू इंटू 3, बिकॉज ये जो मैंने साइज बताया है वो 3 साइज का है। और उसके बाद ये जो तीसरा इंडेक्स है वो है 1। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये तीसरा इंडेक्स है, यानी जो सबसे पहले आएगा। तो इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा? साइज ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर, जो कि 4 इंटू 3 है। मैं इन सारों को सम अप करूं तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इज 12। उसके बाद 6 और उसके बाद डायरेक्ट 2, मिलके क्या बना? 20। और तो यहां पर क्या नजर आ रहा है? 20। तो बेसिकली अगर इसकी हम फॉर्मुलेशन करना चाहें तो वो फॉर्मुलेशन यहां स्क्रीन पे मौजूद है कि अगर मेरे पास एक एरे है जो 3 डायमेंशनल एरे है, फर्स्ट डायमेंशन का साइज S1 है, सेकंड डायमेंशन का साइज S2 है, थर्ड डायमेंशन का साइज S3 है। मुझे इसके किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को 3 इंडिसेस के साथ एक्सेस करना चाहिए, एंड लेट्स दीज इंडिसेस आर रिस्पेक्टिवली I1, I2 एंड I3। सर लास्ट लीनियर एग्जांपल एरे में I1, I2, I3, लीनियर एरे में 3 डायमेंशनल इंडेक्स की लोकेशन क्या होगी? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर आगे 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 चलते जाएंगे। जैसा कि इसके नीचे वाली एग्जांपल को अगर आप देखें, ठीक है, कि ये I4 को तो ऐसे ही लिख दिया, I3 को S4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, I2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्टली I1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और ये राइट टू लेफ्ट अगर रो मेजर ऑर्डर है तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। इससे हमें एक मल्टी डायमेंशनल डेटा का लीनियर एरे में इंडेक्स जो है वो पता लग जाता है। ठीक है, समटाइम्स हमें एडवांस प्रोग्रामिंग में इस चीज की जरूरत पड़ती है। इन जनरल हमें इससे कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम मल्टी डायमेंशनल डेटा रो मेजर ऑर्डर स्ट्रक्चर को जनरलाइज करते हुए लिख रहे हैं तो वी कैन मैप अ मल्टी डायमेंशनल एड्रेस टू अ लीनियर एड्रेस। ठीक है, तो वो मिसाल जो है वो यहां मैंने दी है कि हमारे पास एक अगर एरे है जो 3 डायमेंशनल एरे है, वो 3 डायमेंशनल एरे बेसिकली जस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एरेस। ठीक है, तो यहां पे अब चूंकि बहुत सारी चीजें हाईलाइट हो गई हुई हैं तो मैं डिफरेंट कलर यूज करके आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली ये जो TH है, TH इज नथिंग बट एन एरे ऑफ साइज 2। ये दो चीजों की एरे है।
और वो दो चीजें कैसी हैं, वो 2 डायमेंशनल एरेज ऑफ साइज 4x3 ऑफ टाइप इंट हैं। तो वो दो एरेज मैंने यहां पे बना ली, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। इनमें से जो पहला एलिमेंट है विच इज अ 2D एरे, उसका इंडेक्स 0 है और इसका इंडेक्स 1 है। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट हैं, जैसे ही मैं 0 लिखूंगा, अब मैं TH के साथ 0 लिखूंगा तो मुझे ये चीज एक्सेस हो जाएगी, और जैसे ही मैं TH के साथ 1 लिखूंगा तो मुझे ये चीज एक्सेस हो जाएगी। अब आगे इन दोनों में से ये तो डिसीजन हो गया कि कौन सी चीज एक्सेस होनी है। अब इंटरेस्टिंगली देखें कि जब मैंने इसके साथ 0 लिखा है तो 0 मल्टीप्लाई हुआ है 4x3 के साथ। लीनियर मैपिंग में 0 से लेके टोटल 12 सेल्स स्किप होके हम इस पोर्शन में आ गए हैं जो राइट साइड पे बना हुआ है। अब ये राइट साइड के ऊपर भी मेरे पास 12 वैल्यूज मौजूद हैं। उनमें से अगर मैं यहां लिखता हूं 1, तो 1 बेसिकली इस पोर्शन में, ये जो राइट साइड पे है, उसमें से 3x1 इसको स्किप करने के बाद इस पोर्शन पे हम आ गए हैं। ठीक है, इस पोर्शन पे आए हैं तो हमने इस इंडेक्स के साथ बेसिकली इसको मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद अगर अब चूंकि ये बिल्कुल आखिरी इंडेक्स तक पहुंच चुके हैं, तो अब अगर मैं 0 लिखूंगा तो वो ये वैल्यू होगी, 1 लिखूंगा तो वो ये वैल्यू होगी, 2 लिखूंगा तो वो ये वैल्यू होगी, और इवन अगर मैं 3 लिखूंगा तो वो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एरेस तो सारी की सारी लीनियर में पड़ी हुई है। ठीक है, तो वी कैन हैव बाउंड्री क्रॉसिंग विच इज अलाउड इन C++। तो हमें रहना तो चाहिए उसके अप्रोप्रिएट इंडेक्स में, लेकिन अगर हम इंडेक्स से ज्यादा आगे जाते हैं तो फिर हमें अगली वैल्यूज मिल सकती हैं, बल्कि मिलेंगी इन एनी केस। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। जब मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूं तो कोशिश कीजिएगा कि इस पोर्शन को मल्टीपल टाइम्स देख लें, अपने पास एक डिफरेंट स्ट्रक्चर की एरे बनाएं, उसकी लीनियर मैपिंग करें, कैलकुलेशंस करके, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, कैलकुलेशंस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो। सर ये लीनियर एरे की फॉर्म में अगर प्लॉट होता है मेमोरी में, हम इसे एक इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं? वेल नहीं, एडवांस टेक्निक्स हैं जिससे किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं। आप उसकी डेटा टाइप आपको बदलनी पड़ेगी। ये जो TH है, आपने जो क्वेश्चन किया, मैं बिल्कुल अभी उसी पे आने वाला था। ये इस TH की जो डेटा टाइप है वो बेसिकली इन तीनों से मिलके बनती है। हकीकत है जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो इन दोनों से मिलके बनती है, लेकिन नेचुरली देखने में जब हमने ये एरे बनाई है तो ये इन तीनों से मिलके इसकी डेटा टाइप बनी है, तो इट इज अ 3D एरे। हम जब भी एक 3D एरे को एक्सेस करेंगे हमें 3 इंडेक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर इस TH की डेटा टाइप हम बदल लें, वो हम कैसे बदल लेते हैं? हमारे पास टाइप कास्टिंग का तरीका है। हमें आता है कि हम वैल्यूज को कुछ नहीं करते, बस टाइप बदल लेते हैं। तो अगर हम इस TH की टाइप बदल के किसी भी तरीके से, अभी हम उस पर नहीं जा रहे, वो एडवांस मेथड है, इसकी टाइप बदल के अगर हम इसे 1D बना लेंगे तो फिर नेचुरली क्या होगा कि ये एक इंडेक्स के साथ एग्जैक्टली उसी फॉर्मूले से मैप होगा जो अभी मैंने आपको समझाया है, और आप एक इंडेक्स के साथ इन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, कोई और क्वेश्चन हो? तो बहरहाल मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि मेरा ये जो टॉपिक है रिकॉर्डिंग का, ये थोड़ा सा आप इसे 2-3 दफा ट्राई करें।
जैसे मैंने इसकी मैपिंग की है, थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि ये बहरहाल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन मामला कैसे चल रहे हैं। बाज़ दफ़ा हमें ऐसी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होती हैं। और लास्ट पॉइंट जो इस स्लाइड पे मौजूद है, ट्रायंगुलर डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगुलर डेटा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आम तौर पर अलाउड नहीं होता बनाना, लेकिन आपने लीनियर अलजेब्रा में देखा होगा कि बाज़ दफ़ा हमारी जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को जब हम बनाते हैं तो उस मैट्रिक्स में ये वाली वैल्यूज सारी की सारी जीरो रहती हैं, ठीक है। इन्होंने ऑल द टाइम जीरो रहना है। और ये मैट्रिक्स जो है, ये छोटी मैट्रिक्स नहीं होती, ये मैट्रिक्स काफी बड़ी मैट्रिक्स होती है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स होते हैं। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स हों, और उसमें बेसिकली एक ऐसे स्ट्रक्चर में तो वैल्यूज मौजूद हों, लेकिन इस तरफ वैल्यूज मौजूद ना हों, तो अगर हम एक इस पर्पस के लिए 2D एरे बनाएंगे तो ऑलमोस्ट हाफ साइज ऑफ द एरे वो वेस्ट कर रही होगी मेमोरी को, क्योंकि मेमोरी में तो वैल्यूकेट हुई है, लेकिन उस पोर्शन में हमेशा जो वैल्यूज हैं उन्होंने जीरो ही रहना है। तो हमें इन जीरोस को, जिसका हम अंडरस्टूड है कि ना हमने कभी इन्हें यूज करना है, ना ही ये किसी काम की है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि जब हम एक 2D एरे बनाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, इतनी मेमोरी एलोकेट करें, ये एक वाइजर डिसीजन नहीं है। when the arrays are reasonably large of size 1000 by 1000, ठीक है, in that case फिर being a programmer, being a advanced programmer, ठीक है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको चाहिए कि आप मेमोरी को सेव करें। और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको इतना आइडिया हो कि हमारा जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है वो तो ट्रायंगुलर है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो मेमोरी है वो लीनियर है, और हम किसी ना किसी तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को या किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर को मैथमेटिकली मैप कर सकते हैं ऑन द लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं जस्ट टू सेव द टाइम मैं इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। एट सम स्टेज ऑफ टाइम कभी जरूरत हुई तो आपके साथ वो मैथमेटिकल फार्मूला हम शेयर कर लेंगे कि जिसमें हमें ये चीजें जो हैं, मैपिंग जो है वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की लीनियर पे हो जाए, तो इन दैट केस फिर हम एक लीनियर एरे बनाएंगे और उसे मैनिपुलेट कर लिया करेंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इस मैपिंग के टॉपिक को यहाँ क्लोज करता हूँ। हमने अगर मल्टी डायमेंशनल डेटा बनाना है तो हमने उसको मल्टी डायमेंशनल में ही डिक्लेयर करना है और उतने ही इंडिसेस के साथ उसे एक्सेस करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब एक चीज जो यहाँ से दोबारा निकालनी है और वो वाजे करनी है, वो ये है कि जब हम एक डेक्लेरेशन करते हैं, से इंट ए ऑफ 5 3, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये डेक्लेरेशन बेसिकली एक एरे बनाएगी ऑफ साइज 5, जिसके इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4, और ये एरे ऑफ 3 इंट्स होंगे। हर लोकेशन के ऊपर 3 इंटीजर्स मौजूद होंगे, और वो जो 3 इंटीजर्स की ये 5 एरेज हैं, हर एक के अपने इंडिसेस 0 1 2 0 1 2 0 1 2 होंगे, ठीक है। अब टोटल यहां पर 15 इंटीजर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब आप ज़हन में रखें कि अगर मेरी डेक्लेरेशन
जो है वो इस तरह होती, int x 35 इंस्टेड ऑफ 53, तब भी 15 इंटीजर्स के लिए ही मेमोरी एलोकेट होनी थी, तब भी कॉन्टिजस 15 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट होनी थी। बट इन दिस केस जो एरे बनेगी वो एरे बनेगी ऑफ साइज 3, नॉट ऑफ साइज 5। उसका साइज 3 होगा, उसमें 3 चीजें होंगी, पहली ये वाली, दूसरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाली, और तीसरी ये वाली। और हर एक, ये जो 3 इंडिसेस है ये वाले, ये 0, 1 और 2 इंडिसेस होंगे, और हर एक के अंदर इंडिविजुअली 5 डिफरेंट सेकेंडरी इंडिसेस होंगे। अब 5 3 की एरे बनाए या 3 5 की एरे बनाए, उसकी मेमोरी एलोकेशन तो एग्जैक्टली एक जैसी है, उनके लीनियर एड्रेसेस भी हमें मिलने हैं, फार्मूला बदलेगा, ठीक है। बट जो ऊपर मैंने डिक्लेरेशन की है उसको अगर मैं पढ़ूं तो A इज एन एरे ऑफ 5 एरेज ऑफ 3 साइज ऑफ इंट्स, 5 एरेज ऑफ 3 साइज ऑफ इंट्स। और नीचे वाली X इज एन एरे ऑफ 3 ऑफ 5 इंटीजर्स ईच। तो ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अब जब मैं एक 2D एड्रेस को 1D एड्रेस पे मैप कर रहा हूँगा, जब मैं लिखूंगा A 4 2, तो मेरी मैपिंग कैसे होगी, 4 इंटू 3 प्लस 2 14, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 42 इज द लास्ट इंडेक्स जो मुझे यहां मिलेगा, ठीक है। जो बिहाइंड द सीन मैपिंग हो रही है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हो रही है। और अगर मैं लिखूंगा x 1 2, तो मैपिंग कैसे होगी, 1 इंटू 5 प्लस 2। तो इस मैपिंग में 3 की बजाय 5 यूज होगा। इसलिए जो 2D या मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं, उन्होंने चूंकि मैप होना होता है ऑन अ लीनियर एरे, और बिहाइंड द सीन मैपिंग से एक्चुअल लीनियर एड्रेस के ऊपर जाके, लीनियर सेल पे जाके हमने एक्सेस करना होता है। फॉर दैट रीजन जब हम एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरेज, किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करते हैं, तो हमें सारे डायमेंशंस बताने पड़ते हैं मास सिवाय पहली डायमेंशन के, जो कि ये वाली है, ठीक है। इसको अगर हम कर लें जिस तरह हम 1D में वाइड करते हैं, तो C++ में एरर नहीं आता। लेकिन अगर हम एक एरे किसी फंक्शन को पास कर रहे हैं और उसके हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंडिसेस जितने भी आगे हैं वो फंक्शन में पैरामीटर में स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। द रीजन बीइंग द डेटा टाइप, ठीक है। X is a data type of array of 5 integers. A is a data type of array of 3 integers. So there is a difference. Array of 5 integers, array of 3 integers, इनकी मैपिंग का फर्क है। तो what I am talking about is कि अगर हम एक फंक्शन बनाएं, let's assume कि पहले हम मेन में आते हैं और मेन में आके हम एक एरे बनाते हैं A 7 9, और उसके बाद मेन में से ही किसी स्टेज पे जाके मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं subx, और उसको मैं एरे A पास करता हूं, ठीक है। A इज नेम ऑफ द एरे, दिस इज परफेक्टली ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दूसरी चीज तरफ आए तो ये जो subx फंक्शन बनेगा,
उसकी डेटा टाइप रिटर्न टाइप तो जो मर्जी हो, ठीक है। फंक्शन का नाम सब एक्स होगा, ये ए टाइप को एक्सेप्ट करेगा। एंड व्हाट इज टाइप ऑफ ए? यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा इंटीजर, वॉट एवर नेम पैरामीटर में मैं दे सकता हूं, 9, ठीक है। ये फंक्शन की डेक्लेरेशन या डेफिनेशन। कॉल तो ये है, यहां पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं, यहां पे मैं फंक्शन डिफाइन या डिक्लेयर कर रहा हूं। अभी आप इस पे गौर करो तो बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ एरे एंड दिस इज साइज, ठीक है। 1D एरेस के अंदर हम आमतौर पर जब एरे को एज अ पैरामीटर भेजते थे तो फंक्शन के पैरामीटर्स में हम साइज नहीं बताते थे, बल्कि कॉमा देके अलहदा से साइज बता देते थे। इन 2D 3D एंड ND एरेज हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डायमेंशन का साइज स्किप कर सकते हैं, एज अ पैरामीटर नेक्स्ट पैरामीटर भेज सकते हैं। जो रेस्ट ऑफ द डायमेंशंस हैं वो हमें बताना पड़ेंगी, ताकि कंपाइलर और कंप्यूटर रन टाइम जो है वो एक 2D एड्रेस की प्रॉपर मैपिंग कर सके, प्रॉपर 2D एड्रेस को मेमोरी में से एग्जैक्टली वही लोकेशन से डेटा उठा सके। अगर मैं यहां पर ये वाला 9 स्पेसिफाई ना करूं, ठीक है, तो फिर इस पोर्शन में इस फंक्शन के अंदर जब मैं लिखूंगा d ऑफ i, j, तो कंप्यूटर को i को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें j ऐड करना है, इस कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा? दिस इज डिफिकल्ट। लेकिन अगर यहां पर टाइप में प्रॉपरली 9 स्पेसिफाई हुआ है तो ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड सो ऑन। तो कंक्लूड करता हूं मैं इस बात को कि 2D एरेज या 3D एरेज जब भी आप फंक्शंस को भेजें तो उनको आप 1D एरे की तरह जनरलाइज ना करें, बल्कि उनको स्पेसिफिक जिस डायमेंशन की वो एरेज हैं उसी डायमेंशन के लिए फंक्शन बना के उसे मैनिपुलेट करें। ये स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि 2D या 3D एरेज जो हैं वो जब हम पैरामीटर्स के तौर पर रिसीव करेंगे तो उनकी डेटा टाइप डेटा टाइप नहीं, उनकी जो डायमेंशंस हैं वो मस्ट मैच करनी चाहिए विद द डायमेंशन ऑफ द एरे व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। इसके मुकाबले में 1D एरे में ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि 1D एरे में मैपिंग जो है वो स्ट्रेट होती है। 1D एरे भी लीनियर होती है, मेमोरी भी लीनियर होती है। ओनली डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप वैल्यूज कहाँ कहाँ प्लेस हो रही हैं वो हमें मिल जाती है। बट 2D एरे में चूंकि पीछे कंपाइलर और रन टाइम को इस तरह की कैलकुलेशंस करना होती हैं, तो वो इस तरह की कैलकुलेशंस तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको इस वैल्यू का पता ना हो, और ये वैल्यू इस D के साथ एसोसिएट होनी चाहिए, क्योंकि आप इस D को I और J इंडेक्स के साथ एक्सेस कर रहे हैं। वेल, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप साइज फंक्शन में भेज नहीं सकते, आप फंक्शन में साइज भेज सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आप जब एरे स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वहां पर स्पेसिफाई करना जरूरी है। लेट्स अज्यूम कि मेन में आप एक एरे बनाते हो
1000 बाय 7000, इट्स अ वेरी बिग एरे। ठीक है, इसके बाद आप एक फंक्शन कॉल कर लेते हो f2, उसको आप कहते हो a इज एन एरे, बट इसमें से हमने 200 इंडिसेस इस्तेमाल करने हैं फॉर द फर्स्ट डायमेंशन और 3000 इंडिसेस इस्तेमाल करने हैं फॉर द सेकंड डायमेंशन। अब ये जो f2 नाम का फंक्शन है, जब मैं इसको डिक्लेयर करूंगा तो मैं इसकी कोई ना कोई डेटा टाइप तो बनाऊंगा, से वॉइड, फिर ये f2 आएगा, फिर मैं एक एरे बना रहा हूंगा, उस एरे में मुझे ये साइज बताने जरूरी है। उसके बाद मैं कॉमा लगा के इंट r और इंट c कह सकता हूं। ठीक है, वेयर r इज 200 एंड c इज 300। जब ये फंक्शन कॉल होगा यहां से तो इसको वैल्यूज आ जाएंगी और मैं यहां पर लूप कर सकता हूं फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन r, I प्लस प्लस, और नेस्टेड लूप में फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन c, j प्लस प्लस, और उसके बाद उसके अंदर c आउट d ऑफ I j। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहां मैं जो वाजे करना चाह रहा हूं वो ये है कि पैरामीटर्स के अंदर हम साइज बता सकते हैं, अलहदा से भेज सकते हैं, लेकिन ये दोनों मस्ट है फॉर 2D एंड मोर एरेज। ठीक है, और ये मैच करने चाहिए इसके साथ, यानी कि यहां पर ये जो मस्ट मैंने लिखा है वहां पर पहले आपका लाजमी यहां पे 1000 लिखना चाहिए और यहां 7000 लिखना चाहिए। अब स्टूडेंट्स का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमने जब एनालिसिस किया तो हमें लगा कि मैक्सिमम जो एरेज बनेगी वो एरेज बनेगी 1000 बाय 7000 साइजेस की। लेकिन इस टिपिकल सिनेरियो में इसका जो पोर्शन यूज होगा वो 200 और 3000 यूज होगा। सो सिर्फ इतना सा पोर्शन यूज होगा, ये वाला पोर्शन यूज नहीं होगा। तो पोर्शन कितना यूज होगा? 0 से लेके 199 इंडिसेस ऑन द फर्स्ट डायमेंशन और 0 से लेके 2999 ऑन द सेकंड डायमेंशन। तो इस टिपिकल सिनेरियो के अंदर उस बड़ी एरे जो डिक्लेयर करते वक्त हमने ये कही थी उसका ये पोर्शन यूज होगा। ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर एरे 1D एरे का साइज पता ना हो तो हम एनालिसिस करके एक मैक्सिमम साइज की एरे बना लेते हैं, लेकिन उसमें से डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम अपर पोर्शन यूज करते हैं और इस पोर्शन में हम एज्यूम करते हैं कि गार्बेज मौजूद है और ये हमारे लिए यूजलेस है। मगर कल को अगर ज्यादा जरूरत पड़ गई किसी डिफरेंट सिनेरियो में तो हम इतनी एरे यूज कर लेंगे, इतनी एरे यूज कर लेंगे, कम जरूरत पड़ी तो इतनी कर लेंगे। लेकिन इससे ज्यादा साइज के डेटा के लिए जब इतनी एलोकेशन हुई है तो हमारा प्रोग्राम काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली उसी तरह का यहाँ कॉन्सेप्ट भी है कि हम कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट डायमेंशन में मैक्सिमम 1000 और सेकंड डायमेंशन में 7000 तक प्रोसेस कर सकता है, लेकिन करंट सिचुएशन में जो डेटा है वो सिंपली 200 बाय 3000 का डेटा है। तो ये इतना पोर्शन यूज हो जाएगा, ये अनयूज्ड और गार्बेज कंसीडर हो जाएगा और हम अपने तमाम लूप्स जो हैं वो 200 और उसके बाद 3000 की रेंज के अंदर चलाएंगे तो ये प्रॉपरली मैच हो जाएंगे। ठीक है, इस से आप सिंपली ये अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे 2D एरे, अब वो जहां जहां पे भी पैरामीटर्स में पास होगी जो इसकी डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस वहां होंगी।
जी स्टूडेंट, ये चीज क्लियर है अब आपको? होप सो किसी हद तक क्लियर है। इसीलिए जो कल आपने लैब मैंने आपको भेजी थी, उस लैब में मैंने आपको 2D एरेज में फंक्शंस बनाने से मना किया था।